नमस्कार। आज हमारे सामने श्रोता के भेजे हुए स्रोतों का एक बड़ा दिलचस्प ढेर है जो हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के एक लंबे सफर पर ले जा रहा है। ये कोई सीधी साधी टाइमलाइन नहीं है। ये पाषाण युग के औजारों से शुरू होती है, फिर दुनिया के पहले परिकल्पित शहरों तक जाती है। फिर विचारों की क्रांति, विशाल साम्राज्य और वहां से होते हुए दक्षिण के शानदार मंदिरों तक। तो आज का हमारा मिशन है इन सब बिखरी हुई कड़ियों को, मतलब इनको जोड़ना, एक ऐसी तस्वीर बनाना जो हैरान भी करे और सोचने पर मजबूर भी कर दे। बिल्कुल। और इसे सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की कहानी की तरह देखना सबसे बड़ी गलती होगी। ये असल में इस बात की कहानी है कि इंसान ने बदलते माहौल के साथ खुद को कैसे ढाला, कैसे नई तकनीकें खोजी और कैसे आप कह सकते हैं कि समाज और सोच का विकास हुआ। ये लाखों साल लंबी इनोवेशन की एक दास्तां है। तो फिर चलिए कहानी को वहीं से शुरू करते हैं जहां से इंसान ने अपने निशान छोड़ने शुरू किए, पाषाण युग। इसे मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटा गया है: पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। सुनने में तो ये स्कूल की किताबों जैसा लगता है। लेकिन जरा इसके समय के पैमाने को समझिए। पूरा पाषाण काल यानी पैलियोलिथिक एज वो मानव इतिहास का 99% हिस्सा है। 99%? हाँ, ये सबसे लंबा दौर था। हम कुछ हजार सालों की नहीं, लाखों सालों की बात कर रहे हैं। उस दौर का इंसान शिकारी संग्राहक था और उसकी सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी थी फ्लेक टेक्नोलॉजी। मतलब एक पत्थर पर दूसरे से चोट करके धारदार टुकड़े निकालना। और इसके सबूत आज भी मिलते हैं? हाँ, और वो कमाल के हैं। जैसे मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं, वहां की चट्टानों पर जो चित्रकारी है वो भारत में इंसान की कला का सबसे पुराना सबूत मानी जाती है। अच्छा। और आंध्र प्रदेश की कुर्नूल गुफाओं में हमें राख के ढेर मिले हैं। ये इस बात का सीधा सबूत है कि उस दौर का इंसान आग का इस्तेमाल करना सीख चुका था। आग, ये तो एक गेम चेंजर रहा होगा। बहुत बड़ा। आग सिर्फ खाना पकाने के लिए नहीं थी, वो जंगली जानवरों से सुरक्षा भी थी और रोशनी का जरिया भी। आग के बाद अगला बड़ा बदलाव क्या था? मतलब मध्य पाषाण काल में क्या बदला? मध्य पाषाण या मेसोलिथिक एज में माहौल गर्म होने लगा, बर्फ पिघली और इसी के साथ इंसान के औजार बनाने का तरीका भी बदल गया। इस दौर की पहचान है माइक्रोलिथ्स। माइक्रोलिथ्स मतलब बहुत छोटे पत्थर। 1-2 सेंटीमीटर के पत्थर से क्या होता होगा? अपने आप में कुछ नहीं, लेकिन सोचिए ये उस जमाने के कह सकते हैं स्विस आर्मी नाइफ के ब्लेड जैसे थे। इन छोटे तेज धार वाले टुकड़ों को लकड़ी या हड्डी के हैंडल में लगाकर तीर की नोक, भाला या फसल काटने के लिए हसिया जैसा कुछ भी बनाया जा सकता था। ओह, तो ये कंपोजिट टूल्स की शुरुआत थी। बिल्कुल। और इसी दौर में हमें राजस्थान के बागोर और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ जैसी जगहों से पशुपालन के शुरुआती सबूत मिलते हैं। इंसान अब सिर्फ शिकार नहीं कर रहा था, वो जानवरों को पालना भी सीख रहा था। और इसके बाद आता है नवपाषाण काल, जिसे नवपाषाण क्रांति का वो भारी भरकम नाम दिया गया है। एक मिनट, क्रांति तो बहुत बड़ा शब्द है। क्या बदलाव इतने जबरदस्त है? सिर्फ खेती शुरू होने से सब कुछ कैसे बदल गया? आपका सवाल बिल्कुल सही है। क्रांति शब्द इसलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि खेती ने सिर्फ पेट भरने का तरीका नहीं बदला, उसने इंसान के जीने का पूरा तरीका ही बदल दिया। कैसे? देखिए, जब तक आप शिकारी संग्राहक हैं, आप घूमते रहते हैं, लेकिन जैसे ही आप खेती करते हैं, आपको अपनी फसल के पास रुकना पड़ता है। यहीं से स्थायी बस्तियों यानी गांवों की शुरुआत हुई। अच्छा। और जब गांव बसे तो मेरी जमीन मेरा घर का कॉन्सेप्ट आया, संपत्ति की अवधारणा जन्मी। अनाज को स्टोर करने के लिए मिट्टी के बर्तन यानी पॉटरी की जरूरत पड़ी। तो ये सिर्फ एक आविष्कार नहीं था, ये एक के बाद एक बदलावों की पूरी चेन थी जी, जिसने समाज को हमेशा के लिए बदल दिया। सही कहा। सही बात है। खेती मतलब स्थिरता, और स्थिरता मतलब सभ्यता की पहली ईंट। और शायद इसीलिए इसके ठीक बाद हमें भारत की पहली शहरी सभ्यता दिखती है, सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता। बिल्कुल। और हड़प्पा सभ्यता की जो बात आज भी आर्किटेक्ट्स और इतिहासकारों को हैरान करती है, वह है उनकी प्लानिंग। ये कोई बेतरतीब बिसे शहर नहीं थे। शहर ग्रिड पैटर्न पे बने थे। सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी, जैसे आज के चंडीगढ़ में होता है। और वो भी पक्की ईंटों का इस्तेमाल करके। हाँ, और सबसे कमाल की बात तो ईंटें ही हैं। मैंने पढ़ा है कि उनकी ईंटों का आकार भी हर जगह एक जैसा था। यही तो, ईंटों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 4:2:1 था। अब सोचिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि हड़प्पा में बनी ईंट मोहनजोदड़ो में बनी ईंट से बिल्कुल मेल खाएगी, जो वहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर है। बाप रे,
ये तो जबरदस्त मानकीकरण है। जी, ये किसी एक शहर की बात नहीं, बल्कि पूरी सभ्यता के स्तर पर जबरदस्त प्लानिंग और नियंत्रण को दिखाता है। और उनकी ड्रेनेज सिस्टम, मैंने सुना है ढकी हुई नालियां और मैनहोल भी थे। उस जमाने के हिसाब से ये तो अविश्वसनीय लगता है। अविश्वसनीय ही है। मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ देखिए, एक विशाल स्नानागार जो शायद किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए इस्तेमाल होता होगा। उसकी इंजीनियरिंग आज भी कमाल की है। लेकिन इन सारी उपलब्धियों के बावजूद एक चीज है जो इस सभ्यता को बहुत रहस्यमयी बना देती है। उनकी लिपि। हाँ, हमें हजारों मोहरें मिली हैं जिन पर कुछ लिखा है, लेकिन आज तक हम उसे पढ़ नहीं पाए। हम नहीं जानते कि वो खुद को क्या कहते थे, उनके राजा कौन थे, वो क्या सोचते थे। ये इतिहास का एक बंद दरवाजा है। और जब ये शहरी सभ्यता खत्म हुई तो कहानी में एक बिल्कुल अलग मोड़ आता है। हम शहरों से वापस एक ग्रामीण समाज की तरफ जाते हैं। वैदिक युग। हाँ, और वैदिक युग को भी दो हिस्सों में देखना जरूरी है। एक है ऋग्वैदिक और दूसरा उत्तर वैदिक। ऋग्वैदिक समाज जो हमें ऋग्वेद से पता चलता है, वो काफी हद तक कह सकते हैं कबीलाई और पशुपालक था। धन का पैमाना जमीन नहीं, गाय थी। गाय? हाँ, ऋग्वेद में गाय को अघन्या कहा गया है, यानी जिसे मारा ना जाए। समाज में वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन वो जन्म पर नहीं, कर्म पर आधारित थी। अच्छा, मतलब काफी लचीली थी। बहुत। एक ही परिवार में कोई पुजारी हो सकता था, कोई योद्धा, और महिलाओं की स्थिति भी काफी बेहतर थी। वे सभा और समिति जैसी राजनीतिक सभाओं में हिस्सा लेती थीं। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते ये तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। ऐसा क्यों हुआ? इसका एक बड़ा कारण है एक नई टेक्नोलॉजी का आना। लोहा। लोहा? उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहों को कृष्ण अयस या श्याम अयस कहा गया है। लोहे के औजारों और हल से गंगा के मैदानों की घनी जमीन को साफ करना और जोतना आसान हो गया। इससे कृषि का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब समाज पशुपालक से कृषि प्रधान हो गया। और इस बदलाव का समाज पर क्या असर पड़ा? बहुत गहरा। अब जमीन धन का प्रतीक बन गई। वर्ण व्यवस्था जो पहले कर्म पर आधारित थी, अब वो जन्म पर आधारित और बेहद कठोर हो गई। और महिलाओं की स्थिति? उसमें भी भारी गिरावट आई। उन्हें सभाओं से बाहर कर दिया गया। यज्ञ और कर्मकांड बहुत जटिल और खर्चीले हो गए। समाज में एक तरह की जड़ता आने लगी थी। हालांकि इसी दौर के अंत में एक बौद्धिक मंथन भी हुआ और उपनिषदों की रचना हुई, जिनसे सत्यमेव जयते और वसुधैव कुटुंबकम जैसे महान विचार निकले। तो क्या हम कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल के इन्हीं जटिल कर्मकांडों और वर्ण व्यवस्था की कठोरता के खिलाफ एक प्रतिक्रिया हुई और उसी से जैन और बौद्ध धर्म जैसे नए विचारों का जन्म हुआ? आप बिल्कुल सही जगह पहुंची हैं। ये दोनों ही धर्म एक तरह के सुधार आंदोलन थे। दोनों ने यज्ञों की हिंसा और कर्मकांडों की जटिलता को चुनौती दी। दोनों ने वर्ण व्यवस्था पर सवाल उठाए और एक सरल नैतिक जीवन पर जोर दिया। महावीर स्वामी, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, उन्होंने 5 महाव्रत दिए: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इसमें अहिंसा सबसे ऊपर थी। और गौतम बुद्ध ने भी एक मध्यम मार्ग सुझाया। हाँ, गौतम बुद्ध ने घीरन के दुखों को समझा और उनसे मुक्ति के लिए 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। उनका रास्ता न तो कठोर तपस्या का था, न ही भोग विलास का था। ये एक बीच का रास्ता था। और एक दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही धर्मों के संस्थापक महावीर और बुद्ध दोनों क्षत्रिय राजकुमार थे, ब्राह्मण नहीं। अच्छा, ये भी उस दौर के सामाजिक तनाव को दिखाता है। बिल्कुल। तो एक तरफ विचारों का ये मंथन चल रहा था और दूसरी तरफ राजनीतिक नक्शा भी बदल रहा था। छोटे छोटे जनपद अब महाजनपदों में तब्दील हो रहे थे। जी, पूरे उत्तर भारत में सत्ता के कई केंद्र बन गए थे। बौद्ध ग्रंथ अंगुतर निकाय में ऐसे 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। इनमें से कुछ में राजतंत्र था तो कुछ गणराज्य भी थे, जैसे वज्जी और मल्ल। गणराज्य भी थे? हाँ, जहां लोग मिलकर शासन चलाते थे। लेकिन आखिरकार इन सब पर एक महाजनपद भारी पड़ा, मगध। मगध में ऐसा क्या खास था कि वो इतना शक्तिशाली बन गया? इसे आप साम्राज्य बनाने की रेसिपी कह सकती हैं। पहली बात, उसकी भौगोलिक स्थिति। पहली राजधानी राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरी थी, एक प्राकृतिक किला। बाद की राजधानी पाटलिपुत्र नदियों के संगम पर थी, जिससे व्यापार और यातायात पर पूरा कंट्रोल मिला। और संसाधन? दूसरी बात वही प्राकृतिक संसाधन। दक्षिण बिहार, जो अब झारखंड है, वहां के जंगलों से लोहा और सेना के लिए हाथी आसानी से मिल जाते थे। और तीसरी,
सबसे जरूरी बात, महत्वाकांक्षी शासक। हाँ, बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे काबिल और महत्वाकांक्षी शासक। और इसी मगध की जमीन पर भारत के पहले साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की नींव पड़ी। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की कहानी तो हम सब जानते हैं, लेकिन अशोक ने इस साम्राज्य को एक नई ही दिशा दी। अशोक मौर्य वंश के सबसे महान शासक थे, लेकिन उनकी महानता सिर्फ साम्राज्य के आकार में नहीं थी। उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट था कलिंग युद्ध। इस युद्ध में जीत तो मिली, लेकिन भयानक खून खराबे ने अशोक को पूरी तरह बदल दिया। वो अपने शिलालेखों में इसका जिक्र भी करते हैं ना। हाँ, अपने 13वें शिलालेख में वो खुद लिखते हैं कि कलिंग को जीतने में 1.5 लाख लोग विस्थापित हुए, 1 लाख मारे गए और उससे कई गुना ज्यादा नष्ट हो गए। इन शब्दों में एक विजेता का घमंड नहीं, बल्कि एक इंसान का गहरा पछतावा झलकता है। और इसी के बाद उन्होंने धम्म की नीति अपनाई। हाँ, उन्होंने भेरी घोष यानी युद्ध के नगाड़े को छोड़कर धम्म घोष यानी नैतिकता और शांति का रास्ता अपनाया। उनका धम्म कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि एक नैतिक कोड था। बड़ों का आदर करना, दासों से अच्छा व्यवहार करना, सभी धर्मों का सम्मान करना। और इसे फैलाने का उनका तरीका भी बहुत अनूठा था। बिल्कुल, उन्होंने अपनी बातें पत्थर के स्तंभों और चट्टानों पर खुदवाईं, प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में, ताकि आम लोग भी उन्हें पढ़ और समझ सकें। ये उस जमाने का मास कम्युनिकेशन था। मौर्यों ने भारत को राजनीतिक रूप से एक किया, लेकिन उनके पतन के बाद ये एकता बिखर गई। फिर एक ऐसा दौर आया जिसे अक्सर स्वर्णिम युग या गोल्डन एज कहा जाता है, गुप्त साम्राज्य। लेकिन क्या ये तमगा सही है? क्या ये युग वाकई सबके लिए स्वर्णिम था? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। स्वर्णिम युग का तमगा मुख्य रूप से कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में हुई जबरदस्त तरक्की की वजह से दिया जाता है। इस दौर में समुद्रगुप्त जैसे विजेता हुए, जिन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा गया। चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य हुए, जिनके दरबार में कालिदास जैसे नवरत्न थे। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत जैसे कालजयी ग्रंथ लिखे। और विज्ञान के क्षेत्र में भी तो बड़ी उपलब्धियां थी। दिल्ली का लौह स्तंभ। निश्चित रूप से, दिल्ली का मेहरौली लौह स्तंभ देखिए, 1600 साल से ज्यादा हो गए, वो आज भी खुले में खड़ा है और उस पर जंग नहीं लगाया। कमाल है। ये उस दौर की मेटलर्जी का जीता जागता सबूत है। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय बना। तो हाँ, इन पैमानों पर यह वाकई एक असाधारण युग था, लेकिन यह भी सच है कि ये उपलब्धियां शायद समाज के ऊपरी तबके तक ही सीमित थी। अब तक हमारी चर्चा ज्यादातर उत्तर भारत पर ही केंद्रित रही है, लेकिन इसी दौरान दक्षिण में एक बिल्कुल अलग और उतनी ही समृद्ध दुनिया फल फूल रही थी। हाँ, और उसे समझे बिना भारत का इतिहास अधूरा है। दक्षिण में संगम युग को देखिए। इसका नाम तमिल कवियों की सभाओं यानी संगम पर पड़ा। इस दौर में 3 बड़े राजवंश थे, चेर, चोल और पांड्य। लेकिन इनकी सबसे दिलचस्प देन है तिणय की अवधारणा। तिणय, ये क्या था? ये समाज को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया था। उन्होंने पूरे तमिल प्रदेश को 5 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा: पहाड़ी, सूखी जमीन, जंगल, उपजाऊ मैदान और समुद्र तट। हर क्षेत्र के अपने देवता, अपना व्यवसाय और अपनी जीवन शैली थी। ये दिखाता है कि उनका समाज प्रकृति और भूगोल से कितना गहरा जुड़ा हुआ था। ये तो उत्तर भारत की वर्ण व्यवस्था से बिल्कुल ही अलग है। बिल्कुल अलग। और संगम युग के बाद आते हैं चोल, जो अपनी नौसेना और स्थानीय स्वशासन के लिए जाने जाते। चोल साम्राज्य मध्यकाल की एक महाशक्ति था। उनकी नौसेना इतनी ताकतवर थी कि राजराज प्रथम और उनके बेटे राजेंद्र प्रथम ने न सिर्फ श्रीलंका और मालदीव को जीता, बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया तक अपना दबदबा कायम किया। राजेंद्र प्रथम की सेना तो बंगाल तक पहुंच गई थी। बंगाल तक? हाँ, और उन्होंने गंगा का पानी लाकर अपनी नई राजधानी का अभिषेक किया और गंगईकोंड चोल यानी गंगा को जीतने वाला चोल की उपाधि ली। ये तो कमाल है। और उनके स्थानीय स्वशासन के बारे में क्या? मैंने लॉटरी सिस्टम के बारे में कुछ सुना है। ये और भी हैरान करने वाला है। हमें उत्तर मेरू से एक शिलालेख मिला है जिसमें इसका पूरा ब्यौरा है। गांव की सभाओं की अलग अलग समितियां होती थी, जैसे बागवानी समिति, सिंचाई समिति वगैरह। इन समितियों के सदस्यों का चुनाव लॉटरी सिस्टम से होता था। ताड़ के पत्तों पर उम्मीदवारों के नाम लिखकर एक मटके में डाले जाते थे और एक छोटे बच्चे से पर्ची निकलवाई जाती थी। मतलब 1000 साल से भी पहले वो लोकतंत्र का एक रूप इस्तेमाल कर रहे थे। कह सकते हैं। ये स्थानीय लोकतंत्र का एक अद्भुत उदाहरण है। और कला के क्षेत्र में तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर और लॉस्ट वैक्स तकनीक से बनी नटराज की कांस्य मूर्तियां तो आज भी दुनिया भर में भारतीय कला का प्रतीक है। तो इस पूरे सफर को
पत्थर के औजारों से लेकर नटराज की मूर्ति तक, अगर इसे समेटना हो तो हम क्या कह सकते हैं? हम ये देखते हैं कि भारतीय इतिहास में केंद्रीकरण और विखंडन का एक चक्र लगातार चलता रहा है। मौर्य और गुप्त जैसे बड़े साम्राज्य बने, फिर वे टूटे और क्षेत्रीय शक्तियां उभरी। हम ये भी देखते हैं कि इस सभ्यता ने हमेशा बाहरी प्रभावों को, चाहे वो इंडो ग्रीक हों या कुषाण, अपने अंदर समाहित करने की अद्भुत क्षमता दिखाई है। और सबसे बड़ी बात, ये एक निरंतर सांस्कृतिक विकास की कहानी है जो कभी थमी नहीं। इतिहास की ये सारी कड़ियां जोड़ने के बाद एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है। क्या? उन अनसुलझे पन्नों में, खासकर हड़प्पा की उस रहस्यमयी लिपि में, और कौन से राज छुपे होंगे जो हमारी आज की पूरी समझ को शायद सिर के बल खड़ा कर दें?